हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी बुक हिंदी के पदांश का 5वां लेसन मैथिली गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए सीधे पदांश पर आते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इस पदांश पहला जो है इसमें जो मैथिली गुप्त जी लिखते हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीरों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु मंद पवन के झोंकों से। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो मैथिली गुप्त जी लिखते हैं पहली जो लाइन इनकी, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारों मतलब कि सुंदर, चंद्र में चंद्रमा के, चंचल किरण में चंचल किरणें। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति में मैथिली गुप्त जी कहते हैं कि जो चंद्रमा की सुंदर किरणें हैं वह खेल रही हैं जल थल में। वो खेल रही हैं जल में अर्थात पानी में, थल में अर्थात स्तर पे। तो देखिए संपूर्ण लाइन का अर्थ देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में मैथिली गुप्त जी कहते हैं कि जो चंद्रमा की सुंदर किरणें हैं वह जल में और स्तर पर चारों तरफ खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अमर तल में। प्रस्तुत पंक्ति में मैथिली गुप्त जी कहते हैं कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, जो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी है अर्थात चंद्रमा की जो स्वच्छ सफेद प्रकाश है वह बिछी हुई है अर्थात चारों तरफ फैली हुई है। अवनी अर्थात पृथ्वी में, अवनी अर्थात पृथ्वी पर, अमर तल में अर्थात आकाश में। तो देखिए स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और आगे मैथिली गुप्त जी कहते हैं कि जो चंद्रमा की स्वच्छ सफेद प्रकाश किरणें हैं वह धरती में और आकाश में चारों तरफ फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीरों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु मंद पवन के झोंकों से। तो देखिए पुलक प्रकट करती है धरती। प्रस्तुत पंक्ति में मैथिली गुप्त जी कहते हैं कि जो धरती पुलक अर्थात प्रसन्नता प्रकट करती है, प्रकट करती है। तो यहाँ पर देखिए मैथिली गुप्त जी कहते हैं कि जो धरती है अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है। और आगे देखिए बता रहे हैं कैसे। हरित मतलब हरे, तीरों में अर्थात घासों के, घास अर्थात की तिनकों से, तिनको अर्थात घास की नोकों से, अर्थात घासों के जो अर्थ तिनकों की जो नोकों हैं उनसे जो प्रकृति है अपने प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। तो देखिए संपूर्ण लाइन का देखते हैं। आगे मैथिली गुप्त जी कहते हैं पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीरों की नोकों से। आगे मैथिली गुप्त जी कहते हैं कि जो धरती है वो हरे घासों की नोकों से अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है, मानो झीम रहे हैं तरु मंद पवन की झोंकों से। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि झीम रहे हैं तरु, और जो तरु अर्थात पेड़ पौधे, तरु अर्थात वृक्ष। तो देखिए मानो झिम रहे हैं तरु, झिम रहे हैं अर्थात झूम रहे हैं, तरु अर्थात वृक्ष, मंद पवन की झोंकों से अर्थात मंद पवन की अर्थात मंद हवा की झोंकों से। तो देखिए अर्थ क्लियर हो ही चुका है। अब देखिए इसका संपूर्ण लाइन का देख लेते हैं। तो मानो झिम रहे हैं तरु, आगे मैथिली गुप्त जी कहते हैं कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो वृक्ष हैं वह झूम रहे हों मंद पवन की झोंकों से अर्थात मंद पवन की झोंकों से। तो देखिए संपूर्ण लाइन का वर्ड देख लेते हैं कि आगे मैथिली गुप्त जी कहते हैं कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो वृक्ष हैं वह सुंदर पवन की झोंकों से झूम रहे हों। अर्थात मैथिली गुप्त जी का एक तात्पर्य है कि पंचवटी के चारों तरफ का माहौल जो है बहुत ही आनंदित और सौंदर्य से भरी हुई है। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको इसको व्याख्या जो है समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे प्रसंग। तो देखिए इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। चलिए इसी के साथ इसके काव्य का सौंदर्य को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें काव्य का सौंदर्य जो है, भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है, और जो शैली है चित्रात्मक व भावात्मक है, और जो गुण है माधुर्य में प्रसाद है, रस जो है शांत व श्रृंगार रस है, जो छंद है प्रत्येक में देखिए प्रत्येक छंद इसमें 30 मात्रा वाला तंटक छंद का प्रयोग किया गया है, और अर्थात मात्रिक छंद। तो देखिए छंद आप लिखेंगे मात्रिक छंद और कोष्टक में लिखेंगे, छोटे कोष्टक में प्रत्येक छंद में 30 मात्रा वाला तांटक छंद है, ठीक है। और इसको कोष्टक बंद कर लेंगे। और देखिए इसमें शब्द शक्ति जो है अमिता व व्यंजना है। और इसमें देखिए अलंकार, 3 अलंकार का प्रयोग हुआ है, आपने नोटिस किया होगा। इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे, चारों चंद्र में च शब्द की आवृत्ति, और जल थल में ल शब्द की आवृत्ति, पुलक प्रकट में प शब्द की आवृत्ति, और तो इतना ही है। देखिए बस इतना ही। तो देखिए चारों चंद्र जल थल और पुलक प्रकट में क्रमशः च ल और प वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए और आगे जो है उत्प्रेक्ष अलंकार है, मानो झिम रहे हैं तरु मंद पवन की झोंकों से में, वायु के बहने से वृक्ष की प्रसन्नता से झूमने की स्थिति को दर्शाया गया है। अतः यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना
की गई है, जिसके कारण यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। और देखिए इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। देखिए कैसे, किसमें, चंद्रमा की किरणों में पानी की लहरों व धरती पर पड़ने से उत्पन्न आभा को जो मनुष्य खेलने की प्रवृत्ति के समान बताया गया है। अर्थात जैसे बताया ना, मानो जिम रहे हैं, तरुण खेल रही है जल थल में। तो देखिए इसी चीज को कर रहे हैं, चंद्रमा की किरणों का पानी की लहरों पर धरती पर पड़ने से उत्पन्न आभा को जो मनुष्य की खेलने की प्रवृत्ति के समान बताया गया है। अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको पदांश जो पहला है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पदांश दूसरे की ओर। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्विघ्न बना, जाग रहा है कौन धनुधर जबकि भुवन वर्ष होता है, भोगी कुसुमायुध योगी समाना दृष्टिगत होता है। तो देखिए इसका अब व्याख्या करते हैं, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद काव्य का सौंदर्य। तो देखिए सबसे पहले व्याख्या। तो देखिए व्याख्या क्या है, पंचवटी की छाया में, पंचवटी अर्थात 5 वटों की छाया, 5 वटों अर्थात 5 बरगद के पेड़। तो देखिए इसी का है, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। प्रस्तुत पंक्ति में चित्रगुप्त जी लिखते हैं कि पंचवटी की छाया में अर्थात 5 वटों की छाया में सुंदर अर्थात सुंदर, पर्ण कुटीर अर्थात पत्ते की कुटिया बनी हुई है। आगे में चित्रगुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सम्मुख उसके सामने स्वच्छ शिला अर्थात स्वच्छ पत्थर पर, शिला का होता है पत्थर, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर। आगे मैं चित्रगुप्त जी कहते हैं कि उसके सामने स्वच्छ पत्थर पर धीर विघ्न निर्विघ्न बना। धीर मतलब धीरवान धैर्यवान, वीर मतलब वीर, निर्विघ्न मतलब निडर, माना मनुष्य, और क्या है मतलब बैठा हुआ है। इसी का मतलब संपूर्ण तरह से मिल नहीं रहा है, लेकिन आप ऐसे पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि उसके शिला पर अर्थात पत्थर पर तो खड़ा होगा नहीं, बैठा होगा, तो ऐसा अनुमान लगे जाता है। ठीक है, तो आप इसका अर्थ बताएंगे, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्विघ्न बना। आगे में चित्रगुप्त जी कहते हैं उसके सामने स्वच्छ शिला अर्थात स्वच्छ पत्थर पर, धीर वीर अर्थात धैर्यवान और वीर, निर्विघ्न मतलब और निडर, माना मनुष्य बैठा हुआ है। और उसके उस सुंदर पत्ते की कुटिया के सामने, उस सुंदर पत्ते की कुटिया के सामने स्वच्छ पत्थर पर एक धैर्यवान वीर और निर्भीक मनुष्य बैठा हुआ है। जाग रहा है कौन धनुधर जबकि भुवन वर्ष होता है। जाग रहा है कौन धनुधर। आगे चित्रगुप्त जी प्रश्न पूछते हुए कह रहे हैं कि जाग रहा है कौन धनुधर, एक कौन ऐसा धनुधर है जो अभी तक इतनी रात्रि गए जाग रहा है, जबकि भुवन वर्ष होता है। जबकि भुवन वर्ष अर्थात संसार के सभी लोग, भुवन भरता संसार के सभी लोग। तो देखिए जाग रहा है कौन धनुधर। आगे चित्रगुप्त जी पूछते हैं कि ये कौन ऐसा धनुधर है जो इतनी रात के अभी तक जाग रहा है, जबकि भुवन वर्ष होता है। जबकि भुवन अर्थात जबकि भुवन भरता था संसार के लोग सोता है मतलब सो रहे हैं। आगे चित्रगुप्त जी कह रहे हैं कि ये कौन ऐसा धनुधर है जो इतनी रात गए अभी तक जाग रहा है, जबकि सारे संसार के सभी लोग जो है सो रहे हैं। भोगी कुसुमायुध योगी समाना दृष्टिगत होता है। ये जो व्यक्ति है भोगी कुसुमायुध अर्थात संसार भोगी अर्थात भोगी का अर्थ क्या होता है, संसारी सुखों में लिप्त, कुसुमायुध अर्थात कामदेव, योगी समाना दृष्टिगत होता है, अतः कामदेव योगी के रूप में बना हुआ दृष्टिगत हो रहा है। देखिए संपूर्ण अलंकार देखते हैं, भोगी कुसुमायुध योगी समाना दृष्टिगत होता है। ये जो व्यक्ति है संसारिक सुखों में लिप्त, कामदेव योगी समाना दृष्टिगत हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जो पदांश दूसरा है इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके प्रसंग को देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसमें जो प्रसंग है, प्रस्तुत पदांश में कवि ने पंचवटी की कुटीर की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण के व्यक्तिगत चरित्र और उसके कर्तव्यनिष्ठ मनमोहक चित्रण किया है। तो स्टूडेंट्स हो सकता है आपको जो पदांश है इसमें आपको थोड़ी सी सोचने में अगली बातें आई हो कि इसमें तो अभी लक्ष्मण के बारे में कुछ कहा नहीं गया। तो लेकिन देखिए ये आप सबको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आप अब पहले इसको इतना ही समझ लीजिए, आगे इसी काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं, और आगे जब आप सब कुछ पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में साफ साफ आ जाएगा। तो देखिए अब इसके काव्य के सौंदर्य को देखते हैं। तो देखिए इसमें काव्य का सौंदर्य जो है, भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली पहले की तरह और शैली भावात्मक एवं प्रबंधक है, जो गुण है प्रसाद है, रस जो है शांत है, और देखिए छंद जो है मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 30 मात्रा वाला तांडक छंद है, ठीक, और शब्द शक्ति अमिधा है। और देखिए इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें 2 अलंकार का प्रयोग हुए हैं, अनुप्रास अलंकार तथा उपमा अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है, भुवन भर में भ शब्द की वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए जहाँ वर्णों की बार आवृत्ति हो, चाहे शब्द मिले, चाहे स्वर मिले या ना मिले, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए भुवन भर में
ब शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कैसे, भोगी कुसुमायुध योगी सा अर्थात संसारी सुखों में लिप्त कामदेव योगी सा, यहाँ वाचक शब्द सा तथा उपमेय और उपमान की तुलना किए जाने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो देखिए उपमा अलंकार यदि उसकी परिभाषा जानते होंगे तो ये आपको समझ में आएगा, किसी का भी आप परिभाषा जानते होंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए आप किसी भी अलंकार का को समझने के लिए सबसे पहले उसकी परिभाषा को पढ़ लें। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको इसकी पदांश जो दूसरा है इसके सब कुछ हर एक पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो स्टूडेंट चलिए बढ़ते हैं पदांश तीसरे की ओर। इस व्रत में है व्रति वीर यह निंद्रा का त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में इसका तन है मन है जीवन है। आगे गुप्त जी कहते हैं कि यह धनुधर वीर किस कठिन व्रत को धारण किए हुए है, जिसके कारण वो अपनी निंद्रा को त्याग कर दिया है। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, ये जो व्यक्ति है अर्थात व्यक्ति कौन है, यहाँ पर लक्ष्मण जी के बारे में कहा जा रहा है। और जो संपूर्ण जो घटना है यह सीता माता, श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब वो पंचवटी की छाया में जहाँ वनवास के समय वो जहाँ रुके हुए होते हैं वहीं का सब कुछ बातें इस कविता में लिखी गई। तो उसी को देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजभोग की योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। राजभोग की अर्थ किसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर बात की जा रही है लक्ष्मण के बारे में। सीता माता अपने बड़े भाई श्री राम के सेवा में रत रहते हैं। तो देखिए किस व्रत में है व्रति वीर यह निंद्रा का त्याग किए। आगे गुप्त जी कहते हैं कि यह धनुधर वीर किस कठिन व्रत को धारण किए हुए हैं, जो अपनी निंद्रा का त्याग कर दिया है। राजभोग की योगी विपिन में बैठा आज विराग लिए, जो व्यक्ति है अर्थात जो लक्ष्मण है वो राजभोग की योगी, ये राज्य के सुखों का भोग करने के योग्य हैं। विपिन में बैठा आज विराग ले, लेकिन ये जो है विपिन में अर्थात जंगल में बैठा आज विराग ले अर्थात, लेकिन वह जंगल में आज बैठकर विराग वैराग्य धारण किए हुए हैं। तो देखिए इस लाइन का एक बार और अर्थ देख लेते हैं। राज्य भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग ले। आगे महर्षि गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जो हैं राज्य के सुखों का भोग करने के योग्य हैं, विपिन में बैठे आज विराग ले, लेकिन यह जंगल में बैठकर वैराग्य धारण किए हुए हैं। कि बना हुआ है प्रहरी जिसका, लक्ष्मण जी जिसके प्रहरी बने हुए हैं, उस कुटीर में क्या धन है, उस कुटीर में क्या धन है जिसके लक्ष्मण जी प्रहरी बने हुए हैं, जिसकी रक्षा में इसका तन है मन है जीवन है। आगे लक्ष्मण जी पूछते हैं कि उस कुटीर में अच्छा उस पत्ते कुटिया में क्या धन है कि जिसकी रक्षा में लक्ष्मण जी अपना तन मन जीवन सब कुछ समर्पित किए हुए हैं। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास कि आपको पता तीसरा समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें जो है अभी जो है महर्षि गुप्त जी प्रश्न को पूछ रहे हैं, आगे जवाब देंगे। तो देखिए अगले पंक्ति में आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ इसमें जो है इसके संदर्भ, इसके प्रसंग और काव्य के संदर्भ को जान लेते हैं। तो देखिए इसमें जो क्या है संदर्भ है, पदांश प्रस्तुत पदांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जिस समय श्री राम और सीता जी पंचवटी की कुटिया में सो रहे हैं। तो देखिए और आगे इसके काव्य के संदर्भ को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसमें जो काव्य का संदर्भ है, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली पहले ही की तरह जैसे पहले आपने पढ़ा था, इसमें सब में वही प्रयोग हुआ है भाषा का। तो देखिए और शैली भावात्मक व प्रबंध है और देखिए गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद जो है प्रत्येक मात्रिक छंद है अर्थात प्रत्येक चरण में 30 मात्रा वाला तांडव छंद है और शब्द शक्ति अमिता लक्षणा व व्यंजना है। तो डेढ़ इसमें देखिए एक ही अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का। देखिए कैसे, व्रति वीर में व वर्ग की आवृत्ति तथा तन है मन है जीवन में न और ह वर्ग की आवृत्ति होने का की बार पुनरावृत्ति होने का यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको पदांश तीसरा है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पदांश चौथी की ओर। और देखिए इसी में अब सभी प्रश्न जो पूछ रहे थे महर्षि गुप्त जी उसका यहाँ पर उत्तर देंगे पदांश चौथे में। तो देखिए मर्त्यलोक मालिन मेटने स्वामी संग जो आई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचिनी माया है ठहरी। मर्त्यलोक मालिन मेटने स्वामी संग जो आई हैं। आगे महर्षि गुप्त जी कहते हैं मर्त्यलोक मालिन मेटने, मर्त्यलोक अर्थात स्मृति लोक संसार में, मालिन्य मेट ले, मालिन्य अर्थात दोष को, मेटने अर्थात मिटाने के लिए। तो देखिए इसमें आगे महर्षि गुप्त जी कहते हैं कि स्मृति लोक संसार में दोष को मिटाने के लिए स्वामी संग जो आए हैं, स्वामी के संग जो आए हैं अर्थात स्वामी के संग जो कौन आई है अर्थात श्री राम के संग कौन आई है, सीता जी आई हैं। तो देखिए संपूर्ण लाइन का अर्थ देखते हैं कि मर्त्यलोक मालिनी मेटने स्वामी संग जो आई हैं। आगे महर्षि गुप्त जी कहते हैं कि स्मृति लोक संसार में दोष को मिटाने के लिए श्री राम के साथ सीता जी
आई हुई है, तीन लोग की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। तीन लोग की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। आगे मिश्रगुप्त जी कहते हैं कि जो सीता जी हैं वह तीनों लोग की लक्ष्मी हैं और उन्हीं ने यह कुटी आज अपनाई है, उन्हीं ने इस कुटी को आज अपनाई है। तो देखिए अर्थ क्लियर हो चुका है आपको। तीनों लोग की लक्ष्मी ने यह आज यह कुटी अपनाई है। आगे मिश्रगुप्त जी कहते हैं कि सीता जी हैं वह तीनों लोग की लक्ष्मी हैं, उन्हीं ने यह आज कुटी को अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर की वीर न हो पर। आगे जवाब देते हुए मिश्रगुप्त जी कहते हैं कि वीर वंश की लाज यही है, वीर वंश की लाज है अर्थात सीता जी हैं वह वीर वंश की लाज है अर्थात वीर वंश की प्रतिष्ठा है, अर्थात उनके प्रतिष्ठा पर कोई आज चाहती है तो वह वीर वंश अर्थात कौन से रघुवंश की प्रतिष्ठा पर आज आना जैसा होगा। फिर की वीर न हो पर अर्थात ऐसी प्रतिष्ठा की सेवा के लिए कोई अत्यधिक वीर ही स्वरूप होना चाहिए, जिस जो लक्ष्मण के अलावा इस दायित्व को कौन पूरा कर सकता है। इसका संपूर्ण अर्थ यही है। तो देखिए इसको मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ। वीर वंश की लाज ये फिर की वीर न हो प्रहरी है। आगे मिश्रगुप्त जी उत्तर स्वर कर रहे हैं कि वीर वंश की लाज ये जो सीता जी हों वह रघुवंश की प्रतिष्ठा है, अर्थात जो श्री राम जी थे जिस वंश के थे उनका जो वंश था वो रघुवंश था। तो देखिए यहाँ पर इसी चीज को कहना है कि वीर वंश की लाज ये फिर की वीर न हो प्रहरी। जो सीता जी हैं वह रघुवंश की प्रतिष्ठा है, फिर की वीर न हो प्रहरी, इसलिए उनके प्रहरी स्वरूप कोई वीर ही होना चाहिए। जो लक्ष्मण के अलावा इस दायित्व को कौन पूरा कर सकता है, ये अपने मन से लिखेंगे आप। ठीक। विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया है ठहरी। आगे मिश्रगुप्त जी कहते हैं कि ये जो संसार है विजन देश है अर्थात निर्जन देश है, अर्थात कोई रहने वाला नहीं, अर्थात जहाँ पर सीता जी और श्री राम जी रुके हुए हैं वहाँ पर विजन देश, वहाँ पर कोई रहने वाला तो था नहीं क्योंकि वो जंगल था, तो वहाँ पर यही तीन लोग जो है रह रहते हैं। तो देखिए विजन देश है वहीं का यह यहाँ पर लिखा गया विजन देश है। आगे मिश्रगुप्त जी उत्तर दे रहे हैं कि विजन देश है ये जो संसार है अर्थात जहाँ पर वो लोग रुके हुए हैं वो विजन देश है, अर्थात वहाँ पर कोई निर्जन देश है, अर्थात कोई रहने वाला नहीं है। निशा शेष है और जो रात्रि है वो अभी बची हुई है, शेष है अर्थात बची हुई है, और जो रात्रि है वो अभी बची हुई है। निशाचरी माया है ठहरी और चारों तरफ निशाचरी माया अर्थात राक्षसी मायाओं का जाल फैला हुआ है, इसलिए इस कुटी के प्रहरी भी अत्यधिक वीर होना चाहिए। तो डेढ़ मुझे विश्वास से आपको जो पता है जो चौथा है इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो चलिए हमेशा की तरह व्याख्या के बाद प्रसंग देखते हैं। तो देखिए इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पदांश में कवि ने उस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा वीर लक्ष्मण बहुत एकाग्रता के साथ कर रहे हैं। तो डेढ़ में मुझे विश्वास का प्रसंग भी समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए समझना कुछ नहीं है, अब इसी के साथ देखते हैं इसी के साथ काव्य के सौंदर्य को। तो देखिए काव्य सौंदर्य क्या है, इसमें देखिए भाषा पहले की तरह है। पहले क्या था शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, इसमें भी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, और संपूर्ण प्रसंग में संपूर्ण जो पदांश है समय शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो देखिए भाषा जो है फिर में आपको हर पदांश पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा काव्य के संदर्भ, लेकिन देखिए भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, और जो शैली है चित्रात्मक वो प्रबंध है, और गुण जो है प्रसाद है, रस जो है शांत है, और जो छंद है प्रत्येक मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 30 मात्रा वाला तांटक छंद है। और देखिए इसमें देखिए शब्द शक्ति अमिधा लक्षणा व व्यंजना है। और देखिए इसमें अलंकार 2 अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए रूपक अलंकार अनुप्रास अलंकार। देखिए रूपक अलंकार कैसे, मर्त्यलोक मालिन्य अर्थात इस मृत्युलोक संसार को में दोष को मिटाने के लिए। तो देखिए इसका संपूर्ण का देखते हैं। रूपक अलंकार है जो है मर्त्यलोक, इसमें देखिए रूपक अलंकार जो पहला है मर्त्यलोक मालिन्य अर्थात दोष रूपी संसार में उपमेय में उपमान का आरोप निषेध रहित होने का यहाँ पर रूपक अलंकार है। और यहाँ पर देखिए एक मैंने बताया था कि अनुप्रास अलंकार भी है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे, मर्त्यलोक मालिन्य में ही अनुप्रास अलंकार है, और देखिए स्वामी संघ में है और वीर वंश में है, इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए आप कैसे बताएंगे, मर्त्यलोक मालिन्य में म, स्वामी संघ में स और वीर वंश में व वर्ण की आवृत्ति क्रमशः होने का यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें मुझे विशेष से आपको काव्य के संदर्भ समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पदांश 25 को। तो देखिए पदांश 25 है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तम निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है, कौन दिशा बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्य करा, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत हुआ और चुपचाप। तो देखिए क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तम निशा। आगे लक्ष्मण जी मिश्रगुप्त जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी अपने विचारों में सोच रहे हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है, ये जो पंचवटी में जो चारों ओर वातावरण है और इस पंचवटी में चारों जो चांदनी की जो प्रकाश फैली हुई है वो कितनी स्वच्छ है, क्या ही निस्तम निशा,
और क्या है निस्तम अर्थात निस्तम मतलब सन्नाटे से युक्त, निशा मतलब रात्रि है। और आगे लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि पंचवटी के चारों रात्रि में जो वातावरण है वह कितनी सन्नाटे युक्त रात्रि है। कि गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण जी सोचते हैं कि पंचवटी में कितना स्वच्छ और चमकीली चांदनी है तथा रात्रि भी कितनी सन्नाटे से युक्त है स्वच्छंद सुमंद गंधवंद निरानंद है कौन दिशा। तो देखिए प्रत्येक का अर्थ जान लेंगे और इसका जो अर्थ है वो थोड़ा सा आपको बैठाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं बैठाऊंगा आपके दिमाग में अपने आप घुस जाएगा। तो देखिए कैसे है स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र। सुमंद अर्थात सुमंद मतलब धीरे धीरे, सुमंद अर्थात धीमी गति से सुंदर तरीके से। तो देखिए और गंधवह अर्थात सुगंधित हवाएं बहना। तो देखिए इसका अर्थ क्लियर हो गया, तीनों का अर्थ क्लियर हो गया। और देखिए यहाँ पर फिर एक शब्द आया निरानंद अर्थात निरानंद मीन्स आनंद से रहित। और देखिए निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा का अर्थ है कौन दिशा आनंद से रहित नहीं है। अच्छा इसका अर्थ कैसे आ रहा है, कौन सी ऐसी दिशा है जो आनंद से रहित नहीं है, अर्थात चारों जो दिशा है आनंद से रहित है, आनंदित है स्वच्छंद। और जो पंचवटी के चारों तरफ का जो वातावरण है कितना स्वतंत्र है। सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा, और सुमंद गंध व का अर्थ देखिए यहाँ पर कि सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है, सुगंधित वायु, इसका जो है सुगंध सुमंद गंध वहन। तो अब इसका जो अर्थ है सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है। और पंचवटी में जो कौन सा ऐसा दिशा है जो आनंद रहित नहीं है, अर्थात पंचवटी के चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। तो स्टूडेंट चलिए अब अगली लाइन की व्याख्या करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे बेशक से आपको दूसरी पंक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और यदि आपके मन में अभी कोई संकोच रह जाए तो एक बार वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लें। तो चलिए इसी विषय के साथ बढ़ते हैं आगे, व्याख्या करते हैं तीसरी पंक्ति की। तो बंद नहीं अभी चलते हैं नितिन निर्णय के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत हो चुपचाप। आगे लक्ष्मण जी अपने विचारों में सोच रहे हैं कि बंद नहीं अभी चलते हैं नितिन निर्णय के कार्यकलाप। इस लाइन को समझने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वह नियति रूपी नर्तकी, जो प्रकृति है उसको एक नर्तकी का रूप दे दिए हैं। देखिए इसको इसी से सबका अर्थ निकल रहा है। तो देखिए बंद नहीं अभी चलते हैं नियति नर्तकी के कार्यकलाप। आगे लक्ष्मण जी अपने विचार में सोच रहे हैं कि जो प्रकृति रूपी नर्तकी है उसके जो कार्यकलाप हैं वो अभी बंद नहीं हुए, वो रात्रि हो जाने पर भी उसके जो कार्यकलाप हुआ चल रहे हैं, पर कितने एकांत भाव से, पर कितने शांत हो चुपचाप। लेकिन जो नियति रूपी नर्तकी है पर कितने एकांत भाव से, वो अपने कार्यकलापों को कितने एकांत भाव से कर रही है, पर कितने शांत और चुपचाप, और कितने शांत और चुपचाप तरीके से अपने दायित्व को पूरा करे। तो देखिए इस लाइन को आप समझ लीजिए कैसे कि लक्ष्मण जी अपने विचार में कर रहे हैं कि जो प्रकृति रूपी नर्तकी है वो अपने कार्यकलापों को कितने अच्छे ढंग से पूरा करे। तो इस लाइन का व्याख्या दोनों लाइन की व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। पर बंद नहीं अभी चलते हैं नितिन निर्णय कार्यकलाप। आगे लक्ष्मण जी अपने विचार में सोच रहे हैं कि जो नियति रूपी नर्तकी है उसके कार्यकलाप जो है रात्रि हो जाने पर भी बंद नहीं, वो अपने कार्यकलापों को पूरा कर रही है, चल रही है, उसके जो कार्यकलाप है चल रहे हैं, पर कितने एकांत भाव से, पर कितने शांत और चुपचाप। लेकिन जो प्रकृति हो अपने कार्यकलापों को कितने एकांत भाव से कर रही है, कितने शांत और चुपचाप, और कितने शांति और चुपचाप से वो अपने दायित्व को निर्वहन कर रही है। अर्थात मैं आपको प्रकृति रूपी नर्तकी के बारे में जो यहाँ पर लक्ष्मण जी बात किए हैं उसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए पुष्प खिलते हैं, पुष्प खिलकर एक अच्छा सुंदर फूल बन जाता है। जैसे उदाहरण ले लें, कोई भी पुष्प कमल हो, कमल खिलता है तो कमल जो खिलने पर वो हुल्ला करके ऐसे शोरगुल करके खिलता तो नहीं है। तो अर्थात जो प्रकृति वो धीरे धीरे अपने कर्मों को कर देती है। सूर्य उगता है तो उगता है तो अब खुद सब शोर मचा कर उगता नहीं, ए लो मैं उग गया, तो ऐसा कुछ होता नहीं ना। सूर्य उगता है प्रतिदिन की तरह हमेशा रोज शांति से उगता है और शांति से पुनः वह अस्त हो जाता है। तो पुष्प इसी तरह खोलते हैं, खिलते हैं और पुनः वह मुरझा जाते हैं। और ऐसे ही जो प्रकृति में परिवर्तन है धीरे धीरे होते रहते हैं, और ऐसे में इसी में इन सब में कोई शोरगुल नहीं होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लक्ष्मण जी अपने विचारों को सोच रहे हैं कि जो प्रकृति है कितनी अच्छी तरीके से, कितने सुंदर तरीके से अपने सभी दायित्वों को पूरा करती है और किसी को इस चीज़ का पता नहीं चलता। तो इसी चीज़ को लक्ष्मण जी है इस पंक्ति में समझाना चाहते थे। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि मैं आपको इस चीज़ को समझाने में सफल हो गया हूँगा। तो चलिए इसी के साथ इसका व्याख्या भी खत्म होता है। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए इसी के साथ इसी प्रसंग को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पदार्थ में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य, शांत स्वभाव और वहाँ चारों ओर बिखरी चांदनी का मनोहरी चित्रण किया है। तो स्टूडेंट चलिए इसी के साथ
तो स्टूडेंट्स आपको प्रसंग समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसी के साथ काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसके काव्य का जो सौंदर्य है, भाषा पूर्वतः ही है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक व चित्रात्मक है, जो गुण है प्रसाद है, रस जो है शांत है, और जो छंद है वह मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 30 मात्रा वाला तांटक छंद है। और देखिए शब्द शक्ति अमिधा व व्यंजना है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए 2 अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार तथा रूपक अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे, निष्ठम निशा में 9 वर्ण की आवृत्ति, स्वच्छंद सुमंद में 100 वर्ण की आवृत्ति और कार्यकलाप में क वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, निष्ठम निशा स्वच्छ सुमंद और कार्यकलाप में 9, 100 और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने का यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट, विषय से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको लिखना है। और आप जब तक किसी भी अलंकार की परिभाषा नहीं जानेंगे तब तक उसके समझने में असमर्थ रहेंगे। तो यदि आपको समझ में आ जाता है, वैसे समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप किसी भी अलंकार, जितने भी अलंकार हैं, मतलब जितने अलंकार आपके पुस्तक में दिए गए हैं और आगे भी कुछ दिए होंगे, तो उसको कम से कम 10-15 ऐसे अलंकार जो मुख्य हैं उसको आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे कोई नया अलंकार आता है तो आपको उसको समझने में आसानी होगी। ऐसे बताने में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि कौन सा रूपक अलंकार है, कौन सी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार तो ऐसे हर पदांश में आ जाता है, तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। तो देखिए रूपक अलंकार भी समझ लीजिए, और ऐसे अलंकार कोई भी नया आ जाएगा तो आपको समझने में उसको दिक्कत होगी। तो सबसे बेहतर ये कि आप अलंकार को पढ़ डालिए। तो देखिए यहाँ पर दूसरा समझा देते हैं, रूपक अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर नियति नटी, अर्थात नियति प्रकृति को एक नर्तकी का स्वरूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो इसको ऐसे आसान समझ लीजिए, जब किसी एक चीज को दूसरे चीज का स्वरूप दे दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए प्रकृति को नर्तकी का स्वरूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप निषेध रहित होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट, विश्वास है कि आपको इसका काव्य का सौंदर्य समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में कोई भी सुझाव हो, कोई भी सलाह हो, कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूँगा। और स्टूडेंट यहाँ तक शिक्षा ले लें और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर लिए तो हमारे गुरुदक्षिणा देना ना भूलें। तो डियर स्टूडेंट, आपको गुरुदक्षिणा स्वरूप बस यही देना है, शिक्षा लेनी तो दीक्षा तो देनी पड़ेगी ना। तो डियर स्टूडेंट, बस आपको गुरुदक्षिणा में यही देना है, बस आपको वीडियो के नीचे रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उसको क्लिक करके आपको बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आएगी, उसको ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा कि जैसे हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।